हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में लेके आ रखा हूँ। और ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, ये एकदम पेपर पे आधारित है। जिस तरह का यहाँ पे पेपर जो है आपका यूकेपीएससी पेपर बनाएगा, उसी के बेस पे यहाँ पे पेपर है। और जैसा पेपर आपका 2021 का था, पहला आपका पेडागोजी हो गया, फिर आपका जो है जीएसजी के यूके हो गया, और देन आपका मैथ्स और रीजनिंग और प्लस आपका हिंदी हो गया। उसी के आधार पे ये भी सेट है। यहाँ पे फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो है 2021 का यहाँ पे जो पेपर हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड किया है। दूसरा, मैंने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 यहाँ पे अपलोड कर रखे। 2 और 3 पार्ट में मैंने अपलोड किया हुआ है। इसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट ही हमें जो है मजबूत तैयारी हमारी करते हैं। दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि आप लोग ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि यहाँ से जो है आपका एक लाइक और आपके जो कमेंट है, आपको वीडियो कैसे लग रही, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपको वीडियो कैसे लग रही, इससे जो है एक मोटिवेट मिलता है। तो आप लोग जो है कमेंट भी कर दिया करें। और यहाँ पे जो है आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, आपको पहले से कितने आते हैं, तो आप इसको भी अपना अनुमान लगा सकते हैं। भले ये क्वेश्चन जो है मैं आंसर सीधा यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन तब भी आप अपना यहाँ पे अनुमान लगा के अपना यहाँ पे तैयारी देख सकते हैं। तो अब हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा यहाँ पे जैसे भी वीडियो की क्वालिटी होगी, प्लीज़ आप लोग भी जो है कोऑपरेट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की पहचान करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या दिया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पहला ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दूसरा दिया गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और तीसरा दिया गया है जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का है, उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आज की जो ये प्रैक्टिस सेट बनी हुई है फ्रेंड्स, इसमें आपको जो है यहाँ पे क्या हो रखा है, ये थोड़ा क्वेश्चन पेपर मिक्सअप क्वेश्चन हो रखे हैं। कोई यहाँ पे पेडागोजी का है, तो कोई आपको यहाँ पे जीएसजीके का मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो रखे हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी कहीं कहीं पे तो बीच में मैथ्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे आ रखे हैं। तो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान एक ऐसा संस्थान होता है जिसे भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में यहाँ पे स्थापित किया गया है। और यह देश राज्य के कुशल विद्यार्थियों को खिलाड़ियों के रूप में तैयार करती है। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो है किसकी यहाँ पे सिफारिशें की है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी एनकेसी की स्थापना 13 जून 2005 को की गई थी। ध्यान रखना ये पॉइंट कि जो है एनकेसी की स्थापना कब की गई थी, 13 जून 2005 को की गई थी। और इसमें जो है सरकार द्वारा घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय हाई लेवल एसोसिएट बॉडी के रूप में की गई थी। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो है 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। और इसका जो उद्देश्य था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना और 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का जो है यहाँ पे सृजन जो है सामना करना। इसके लिए जो है 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों का यहाँ पे सामना करने हेतु शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का यहाँ पे निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के राज्य विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे बताने हैं कि भारत के जो राज्य विश्वविद्यालय हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है, आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम ज़्यादा लगती है तो आप अपने हिसाब से वीडियो की क्वालिटी कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी वॉइस का तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो वॉइस मैंने भी चेक किया था, क्योंकि अगले मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें वॉइस से रिलेटेड किसी ने जो है मैसेज आए थे, कमेंट आए थे, तो वो मैंने फिर चेक किया था। तो यहाँ पे तो वॉइस ठीक थी, लेकिन हाँ ये हो सकता है थोड़ा बहुत कम आई होगी। लेकिन वैसे तो वॉइस मैंने चेक किया था तो उसमें तो वीडियो में कोई वो नहीं था। लेकिन तब भी आप लोग जो है थोड़ा बहुत प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। क्वेश्चन है तो आप लोग जो है क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं यहाँ पे। सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात
नागालैंड विश्वविद्यालय नागालैंड, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम और सिक्किम विश्वविद्यालय सिक्किम। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा है आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, और उसके बाद है गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम। तो ए और सी और डी ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के जो राज्य विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, और उसके बाद जो है गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम है, जबकि नागालैंड विश्वविद्यालय और सिक्किम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ध्यान रखना, जो यहाँ पे नागालैंड विश्वविद्यालय है और दूसरा यहाँ पे जो है नागालैंड विश्वविद्यालय और सिक्किम विश्वविद्यालय यहाँ पे क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उच्च शिक्षा की निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्भव स्वातंत्र्योत्तर भारत में हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा। क्या हो जाएगी? दूरस्थ शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वातंत्र्योत्तर भारत में दूरस्थ शिक्षा का उद्भव हुआ और यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व शुरुआत थी। सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया और बाद में कोठारी आयोग 1964 और 66 और नई शिक्षा नीति 1986 ने दूरस्थ शिक्षा पर अधिक जोर दिया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद 1982 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा लब्ध प्रतिष्ठ संस्थान है? इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो उत्कृष्ट संस्थान ऐसे संस्थानों को कहा जाता है जिनका राष्ट्रीय सेवा, प्रौद्योगिकी, शोध इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उत्कृष्ट संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के रूप में संस्थानों के चयन हेतु यूजीसी द्वारा सितंबर में सार्वजनिक संस्थानों यूजीसी दिशा निर्देश 2017 को अधिसूचित किया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। SAMBAY का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे जो समवे का पूरा नाम बताना हमें क्या है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो स्मृति ईरानी ने जो है 11 नवंबर 2014 को युवाओं के व्यावसायिक उन्नति के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों के लिए व्यावसायिक और पारंपरिक शिक्षा को एकीकृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सूची 1। यहाँ पे दिया गया है कार्यक्रम हस्तक्षेप योजना। क्या दिया गया है? कार्यक्रम हस्तक्षेप योजना दी गई है। इसका जो हो जाएगा, इसको अगर हम देखते हैं तो ये किसके साथ मैच हो रहा है? कार्यक्रम हस्तक्षेप योजना मूल्यांकन। ये होगा किसी कार्यक्रम हस्तक्षेप की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 2। अगला कह रहा है प्रक्रिया निगरानी मूल्यांकन। ये कहलाएगा सेवा प्रदायगी की दक्षता। क्या कहलाएगा? सेवा प्रदायगी की दक्षता। अगला प्रभाव परिणाम क्या कहलाएगा? सी। तो ये हो जाएगा किसी कार्यक्रम हस्तक्षेप की प्रभाविता। और डी कह रहा है लागत प्रभावी मूल्यांकन। तो ये कहा है सेवा प्रदान करने की लागत। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है कथन दिए गए हैं। तो कथन पहला कह रहा है संप्रेषण सत्य को सुसाजित करता है और संप्रेषण सत्य को आवंटित भी कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों कथन दिए गए हैं। कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से यहाँ पे चयन कीजिए। तो जो 8 यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर है कि कथन जो पहला है और दूसरा है वो दोनों सत्य हैं। वैसे तो काफ़ी एग्जाम में ऐसा होता है जो कथन दिए जाते हैं, असर्शन दिए जाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे सत्य होने की संभावना रहती है। तो संचार शब्द लैटिन भाषा के क्यूमिनेटी
कैरे शब्द से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है साझा करना या व्याख्यायित करना। इसके केंद्र में प्रतिभागियों के विचारों के आदान प्रदान को रखा जाता है और इसी कारण संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य विचारों की प्रक्रिया के आदान प्रदान से संबंधित मानी जाती है। यह सत्य को संसाधित तथा आवंटित भी करता है। संप्रेषण के 8 मुख्य तत्व हैं। संप्रेषण के 8 मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रेषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेषक होगा। उसके बाद क्या होगा? संदेश होगा। क्या होगा? संदेश होगा। फिर होगा चैनल। क्या होगा? चैनल होगा। नेक्स्ट क्या होगा? ग्राही होगा। क्या होगा? ग्राही। और फिर क्या होगा? प्रतिपुष्टि होगा। क्या होगा? प्रतिपुष्टि होगा। और फिर उसके बाद आएगा आपका वातावरण और 7वें नंबर पे आएगा संदर्भ। क्या आएगा? संदर्भ आएगा। और 8वें नंबर पे आएगा आपका हस्तक्षेप। क्या आएगा? 8वें नंबर पे आपका हस्तक्षेप आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 यहाँ पे करेंगे। संप्रेषण में प्रतिरूप निम्नांकित किसके आधार पर होते हैं? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, विन्यास कर्मी। जो संप्रेषण प्रतिरूप है ये विन्यास कर्मी के आधार पर होता है। तो किसी संदेश, डेटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित करना यहाँ पे संप्रेषण कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। जो संप्रेषण है, तो संप्रेषण यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। शाब्दिक संप्रेषण होता है और अशाब्दिक संप्रेषण होता है। जो शाब्दिक संप्रेषण होता है वो मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन जो अशाब्दिक संप्रेषण है वो 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान देना, संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण जो है 2 भागों में बांटा गया है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। और उसके बाद आता है हमारा अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? वाणी संकेत, मुख मुद्राएं, स्पर्श संपर्क। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संप्रेषण में प्रतिरूप निम्नांकित किसके आधार पर होता है? तो विन्यास कर्मी के आधार पर होता है। संप्रेषण के लिए भाषा निम्नांकित में से किसका एक उत्पाद परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 10। तो सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दैनंदिनी जीवन। तो संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ आते हैं। और संप्रेषण में संदेशों को समझा जाता है। संप्रेषण में जो है संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वालों के मध्य जो है संदेशों के माध्यम से समन्वय यहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो संप्रेषण के लिए भाषा दैनंदिनी जीवन का एक उत्पाद है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संचार की भाषा का गठन है 11 क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक संचार। तो यहाँ पे देखेंगे सामाजिक संसार में संचार की भाषा का गठन होता है, क्योंकि व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक संप्रेषण की जिस क्रिया का भी अनुसरण करता है वह उसे कहीं ना कहीं समाज से ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से चर संप्रेषण के परिप्रेक्ष्य में एक संस्कृति का भेद करते हैं? तो 12 का यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे अधिगम कौशल और इसके बाद हो जाएगा समय बोध। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें जो राइट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम कौशल, समय बोध जो है चर संप्रेषण के परिप्रेक्ष्य में एक संस्कृति से अन्य संस्कृति का भेद करते हैं। अधिगम कौशल, समय बोध यहाँ पे जो है रचनात्मक व कल्पनाशीलता अधिगम कौशल को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं। आलोचना, विचार व समस्याओं को हल का कौशल भी अधिगम कौशल को बढ़ाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, निम्नलिखित परिधीय उपकरणों में से कौन से केवल इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, दूसरा है यहाँ पे ग्राफिक टैबलेट हो जाएगा और फिर हो जाएगा लाइट पेन। लेकिन आपका हेडफोन और आपका प्रोजेक्टर यहाँ पे जो है सही उत्तर हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर BCD हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित परिधीय उपकरणों में से कौन से केवल इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं? इनपुट के रूप में जाने जाते हैं
ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर, ग्राफिक टैबलेट और लाइट पेन, ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ग्राफिक टैबलेट, लाइट पेन परिधीय उपकरणों में केवल इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। इनपुट डिवाइस जो है हार्डवेयर के वो उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे जो है यूजर कंप्यूटर के साथ संपर्क कर सके और उसे कंट्रोल भी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। CAE का मतलब क्या है, यानी इसका मतलब है कि इसका पूर्ण रूप क्या है। तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। आप यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, जिस तरह का यहाँ पे जो है आपका प्रवक्ता का क्वेश्चन पेपर है और जो सिलेबस में क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं सभी जगह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो CAE का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों के डिजाइन में सुधार करने या उद्योगों के विस्तार हेतु अभियांत्रिकी समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की स्पीड में मापी जाती है, क्या मापी जाती है। तो 15 का बी राइट आंसर है GBPS। इंटरनेट की स्पीड GBPS यानी गीगाबाइट प्रति सेकंड में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, सार्थक है, सार्थक क्या है। तो सार्थक NEP 2020 हेतु कार्यान्वयन योजना है। क्या है, सार्थक क्या है, NEP 2020 हेतु एक कार्यान्वयन योजना है। तो NEP 2020 सार्थक हेतु कार्यान्वयन योजना है और सार्थक का पूरा नाम है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। सार्थक का पूर्ण रूप एक बार और सुन लीजिएगा, ये है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक्स एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में आने से पूर्व विद्यार्थी व्याख्यान के वीडियो देखते और सुनते हैं, यह किसका उदाहरण है। ये है फ्रेंड्स पलटी कक्षा यानी फ्लिप्ड क्लासरूम। तो फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण के सबसे नवीन तरीकों में से एक है। इसका जो उद्देश्य है समग्र छात्र जुड़ाव को बढ़ाना है, जिससे अधिक पुरस्कृत परिणाम प्राप्त हो। और फ्लिप्ड क्लासरूम जो है शिक्षण में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है, जिसमें पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षा उल्टी होती है। यह दृष्टिकोण छात्रों को पहले से ही अध्ययन सामग्री से परिचित कराने में मदद करता है। जैसा कि छात्रों ने पहले ही विषय के बारे में जान लिया होगा, वास्तविक कक्षा का समय से उपयोग करना और विषय का यहाँ पे पता लगाने के लिए किया जा सकता है। शिक्षक समूह जो है यहाँ पे चर्चा और समस्या समाधान गतिविधियों के माध्यम से विषय की समझ को गहरा करने के लिए कक्षा के समय का उपयोग कर सकते हैं। छात्रों को कक्षा समय से पहले विषय पर विशिष्ट निर्देश दिए जाते हैं और नतीजन जो है ये नतीजा निकलता है कि वास्तविक कक्षा समय का उपयोग साथियों और संकाय के साथ बातचीत के माध्यम से अवधारणाओं और विचारों के अभ्यास और अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है। एक बार जो है जब कक्षा समाप्त हो जाती है तो छात्र अपने कक्षा के समय को देखते हैं और सीखने के बेहतर अनुभव के लिए प्राप्त फीडबैक पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है। 18 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्देशन विधि। तो शिक्षण में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया जाता है कि छात्र जो कुछ भी सीखें वह प्रयोग के आधार पर सीखें और किसी भी अस्पष्ट बात को प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इस विधि में जो है छात्र कानों से विषय के बारे में सुनते हैं और साथ ही साथ आंखों से भी देखते हैं। निर्देशन विधि जो है व्याख्यान विधि की कमी को पूरा करता है और यह एक शिक्षक की केंद्रीय विधि है। इस विधि में छात्र उत्साही तथा सक्रिय होकर भाग लेते हैं और माध्यमिक स्तर तक के विज्ञान कक्षाओं के लिए विधि सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, यहाँ पे फिर से सूची दी गई है और हमें सूची को यहाँ पे दूसरी सूची से मिलाना है। सत्यनिष्ठा, तो सत्यनिष्ठा का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा, सही कार्य करना। क्या हो जाएगा, सही कार्य हो जाएगा। समूह कार्य, समूह कार्य हो जाएगा परस्पर सहायता, परस्पर सहायता और सहयोग करना। अनुशासन, अनुशासन होगा समर्पण और अथक परिश्रम।
सकारात्मक ये होगा अच्छी अभिवृत्ति रखना। क्या होगा? सत्यनिष्ठा, सही कार्य करना, समूह कार्य, परस्पर सहायता और सहयोग करना। और उसके बाद है अनुशासन, समर्पण और अथक परिश्रम करना। और सकारात्मकता हो जाएगा अच्छी अभिवृत्ति रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 फिर यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे फिर मैच करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मौलिक कारक दिए गए हैं और अधिगम की विशेषताएं दी गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मौलिक कारक क्या है? प्रेरणा। तो यहाँ पे प्रेरणा का हो जाएगा उद्दीपन। क्या होगा? उद्दीपन हो जाएगा। उसके बाद उत्प्रेरणा, तो उत्प्रेरण का हो जाएगा प्रतिफल। क्या होगा? प्रतिफल हो जाएगा। अनुक्रिया, अनुक्रिया का हो जाएगा क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और पुनर्बलन का हो जाएगा अभिप्रेरणन। क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणन हो जाएगा। तो प्रेरणा यानी उद्दीपन, उत्प्रेरण यानी प्रतिफल, अनुक्रिया यानी क्रिया और पुनर्बलन यानी अभिप्रेरण। ये थोड़ा सिमिलर वर्ड्स भी हैं। सिमिलर वर्ड्स को हम इस तरह से मैच खुद भी कर सकते हैं। तो प्रेरक शब्द का व्यापक है, प्रेरक शब्द व्यापक है। प्रेरकों को आवश्यकता, इच्छा, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, रुचि, अस्थायी उद्दीपक, ये सभी इसमें आते हैं। स्पष्ट है कि उद्दीपन का मुख्य कारक प्रेरणा है, प्रतिफल का मौलिक कारक उत्प्रेरण है और इसी प्रकार क्रिया व अभिप्रेरण के मौलिक कारक क्रमशः अनुक्रिया व पुनर्बलन है। 21 करते हैं। निम्नलिखित में से क्या क्विज, वार्तालाप और सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रयुक्त क्रीड़ा आधारित प्लेटफॉर्म है? तो 21 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा काहुट। काहुट जो है क्विज, वार्तालाप और सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रयुक्त क्रीड़ा आधारित प्लेटफॉर्म है। यह सामाजिक शिक्षा के लिए डिजाइन किया गया एक खेल है और इसी के आधारित पे एक मंच है। काहुट एक नॉर्वेजियन खेल आधारित शिक्षण मंच है जिसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी के रूप में 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें उपयोगकर्ता जनित बहुविकल्प क्विज और जिन्हें जो है वेब ब्राउज़र या काहुट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 कथन दिया गया है और उसी के दूसरा कथन दिया गया है। तो सही उपयुक्त का हमें यहाँ पे फिर से चयन करना है। 22 कह रहा है कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। कथन 2 कह रहा है भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की एक नई व्यवस्था है। तो यहाँ पे 22, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा हमारा कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कथन सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। भारत में उच्च शिक्षा के विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है और दोनों कथन यहाँ पे सही है। कक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के प्रयोग का सही अनुक्रम है 23। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूपण, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, उच्चारण स्पष्टता, चिंतन और क्या हो जाएगा? गवेषणा। तो यहाँ पे परंपरागत रूप से एक प्रशिक्षु वह होता है जो एक अनुभवी और अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में एक कौशल सीखता है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता आंतरिक विचार प्रक्रियाओं को खुले में लाने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि छात्रों द्वारा उन्हें देखा और सीखा जा सके। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता सिद्धांत को 6 शिक्षण विधियों में विभाजित किया गया है कक्षा में जिसके प्रयोग का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। कौन कौन सा? प्रारूपण है, कोचिंग है, स्कैफोल्डिंग है, उच्चारण स्पष्टता है, चिंतन है और गवेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया? ये क्या था? एडगर डेल ने। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव को जो है एडगर डेल ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे जो है शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव को शंकु का सिद्धांत प्रसिद्ध शिक्षाविद एडगर डेल महोदय ने दिया था। इसके माध्यम से अधिगम में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करना समझाया गया है। 25 यहाँ पे करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 कह रहा है समायोजन तब होता है
जब हम अपनी दुनिया में घटनाओं का अर्थ निकालने के लिए अपनी विद्यमान रूपरेखाओं का प्रयोग करते हैं। और कथन 2 कह रहा है कि आत्मसातकरण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को जो है अनिवार्यतः बदलना होता है। तो यहाँ पे जो 25 है, यहाँ पे बी राइट, यहाँ पे देखेंगे तो 25 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो समायोजन जो है एकोमोडेशन तब होता है जब बड़े या विस्तृत रूप से आवश्यक खंडों को आम जनमानस के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह स्थानीय अधिवास से संबंधित होता है। आत्मसातकरण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्यता पूर्ण रूप से अपने अंतर्गत समाहित कर लिया जाता है। अतः दोनों कथन यहाँ पे गलत है। 26 करेंगे। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षक शोध प्रयोग तथा नवाचार को उच्च तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा में प्रयोग या प्रोत्साहित करे? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो शिक्षक नवाचार के द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं पढ़ाने के तो शिक्षक नवाचार के द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करके बच्चों को जो है उनके कौशल एवं प्रतिभा से अवगत करा सकते हैं। शैक्षिक नवाचारों की सहायता से अधिगमकर्ता को क्रियाशील बनाया जा सकता है तथा अधिगम हेतु उसे प्रेरित भी किया जा सकता है। शिक्षण शोध प्रयोग द्वारा नवाचार को उच्च तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा में प्रोत्साहन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा किया गया है। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है भारत सरकार ने इसका गठन 23 सितंबर 1952 को मुदायलर की अध्यक्षता में की थी। इसका जो उद्देश्य था लोकतांत्रिक नागरिकता, व्यावसायिक दक्षता में सुधार और व्यक्ति का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा। उसके बाद आता है कोठारी शिक्षा आयोग। इसकी स्थापना जो है 1946 से और 1966 यानी डीएस कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसका जो उद्देश्य है भारत में पालन की जाने वाली शैक्षिक प्रणाली का आकलन और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर राष्ट्रीय शिक्षा विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। कोठारी शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग पे मैंने जो है यहाँ पे एमसीक्यू भी बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें जो है पहली बार संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया था। और इसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा देश के लगभग 90% लोगों को प्राप्त है तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा जो है गणित और विज्ञान विषय को अनिवार्य कर दिया गया था। और यह शिक्षक शोध प्रयोग तथा नवाचार को उच्च तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा में प्रयोग करता है। उसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005। एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। 27 करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से अनुभवजन्य वैधिकीकरण की उच्च संभावना है? तो 27 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशात्मक सामग्री। तो अभिक्रमित अनुदेशात्मक सामग्री में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में अनुभवजन्य वैधिकरण की उच्च संभावना होती है, क्योंकि यह वह तकनीकी है जिसमें वस्तु को छोटे छोटे कड़ियों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सीखने वाले को पढ़कर अनुक्रिया करनी होती है और जिसके सही अथवा गलत होने पर उसे तुरंत पता चलता है। वह गलत अनुक्रिया को ठीक करता है और एवं सही अनुक्रिया की यहाँ पे पुष्टि करता है। 28 करेंगे। छात्र संसद उदाहरण है। छात्र संसद उदाहरण है यह है क्षैतिज संप्रेषण का। तो क्षैतिज संप्रेषण को जो है समानांतर संचार भी कहते हैं। समानांतर संचार संगठन के समान प्राधिकार के बीच संबंधों से होता है। 29 एक आभासी कक्षा क्या होता है? एक आभासी कक्षा क्या होता है? 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा। वेब नापर्स के द्वारा ऑनलाइन अधिगम वातावरण बढ़ता है। क्या होता है एक आभासी कक्षा में? वेब नापर्स के द्वारा ऑनलाइन अधिगम वातावरण बढ़ता है। तो एक आभासी कक्षा यानी वर्चुअल क्लासरूम जो है एक डिजिटल वातावरण के रूप में जाना जाता है जो सीखने की प्रक्रिया के विकास को सक्षम बनाता है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी छात्र को अध्ययन सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है और बदले में शिक्षक और छात्रों के साथ बातचीत करता है। इंटरनेट प्रयोग द्वारा अधिगम वातावरण को समृद्धि बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 30। निम्नलिखित में से कौन योजना की विशेषता नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सी यहाँ पे जो है योजना की यहाँ पे विशेषता नहीं है। योजना सदैव दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बनाई गई है। यह जो प्रबंधन है प्राथमिक कार्य है। योजना सतत होती है। योजना भविष्योन्मुखी होती है और योजना में निर्णय शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो 30 है, 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और ई। अब ए और ई में योजना सदैव जो है दीर्घकालीन लक्ष्य की प्रगति की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है और योजना में निर्णय शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए और ई सही हो जाएगा। और ये कह रहा है कि नहीं है, क्या पूछा गया? योजना की विशेषता ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और ई नहीं है। और यह प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। योजना सतत होती है। योजना भविष्योन्मुखी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ये और ई यहाँ पे सही नहीं है। ये ध्यान देना हमें, क्योंकि यहाँ पे यह एग्जाम में इसी तरह से यहाँ पे फंसाया जाता है और इसी को हमने देखना है सबसे पहले। जैसे अभी मैं ये कंफ्यूज हो गया था कि क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ए और ई है ये क्या नहीं है, इनकी जो योजना है ये विशेषता सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो योजना सही है बी सी डी सही है। लेकिन हमारा जो आंसर है, जो आंसर यहाँ पे गलत है वही हमारा आंसर है। और नीचे अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इसको नीचे एक लाइन और पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर अब हमें चुनना है। तो सही उत्तर चुनना है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मैं ही कंफ्यूज हो गया था, काफ़ी बड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना की विशेषता नहीं है। ये ऊपर तो ये पूछ रहा है, लेकिन नीचे क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का हमें यहाँ पे चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि योजना की जो विशेषता है, योजना की विशेषता है प्राथमिक कार्य, व्यापक कार्य, भविष्योन्मुखी, लक्ष्य उन्मुख, सतत, बौद्धिक प्रक्रिया, दक्षता पर लक्ष्य और लचीला। दक्षता पर लक्ष्य और लचीला। उसके बाद योजना है, यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है और इसमें योजना जो है एक बौद्धिक प्रक्रिया है। क्या यहाँ पे सतत प्रक्रिया है? योजना कैसी है? बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें रचनात्मक सोच और कल्पना शामिल है। योजना एक संगठन की सफलता की कुंजी है और इसका अर्थ है इसमें मिशन, उद्देश्यों का चयन और उन्हें प्राप्त करने की क्रियाएं शामिल है। यह जो है योजना जो है प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। योजना सतत होती है। योजना भविष्योन्मुखी भी होती है। तो यही हमें बताना था, विशेषता नहीं है। ये और ई यहाँ पे विशेषता नहीं है और यहाँ पे हमें सही उत्तर का चयन करना है। ए और ई हमारे उत्तर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों योजनाएं नहीं है। बाकी प्रबंधन का प्राथमिक कार्य, योजना सतत होती है, योजना भविष्योन्मुखी होती है। ये हमारे तीनों राइट आंसर हैं। और यानी अभी हमारा जो आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या है? ए और ई है। लेकिन यहाँ पे ए और ई क्या नहीं है? सही नहीं है। वैसे विशेषता नहीं है, योजना की विशेषता नहीं है, तो योजना की विशेषता ए और ई नहीं है। और सही उत्तर यहाँ पे हमें बताना है। तो इसमें थोड़ा काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।